सो हेलो अगेन गाइस। ठीक है, देखो भाई, आज हम लोग बेसिकली अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, तो इस पे देखो, अभी तक हम लोग बेसिकली एसिड बेस एंड साल्ट्स और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारा थर्ड चैप्टर है एंड हम लोग इसको भी, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर को कम से कम टाइम में कंप्लीट किया, वैसे ही इस चैप्टर को भी ट्राई करेंगे कि कम से कम टाइम में इसको अच्छे से अच्छे ढंग से हम आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो देखो देखो किसी भी बिना बकवास से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है ना, देखो एलिमेंट्स को ना क्लासीफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के अंदर। ठीक है, मेटलॉइड्स के अंदर इसको बांटा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अगर आप पढ़ने जाएँ तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो मेटल्स क्या होता है। मेटल्स समझो बेसिकली एक तरीके से बोल सकते हैं जो कि हार्ड हो, ब्रिटल हो, मेलेबल हो, डक्टाइल हो, जिसके अंदर सोनरस की प्रॉपर्टी हो। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी हुई दिख रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर होगी वो क्या होगा, मेटल्स होगा। ठीक है, देखो मेटल्स में अपन स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। देखो मेटल जो अपना प्योर स्टेट में जब होता है ना, तो उसके अंदर एक शाइनिंग सरफेस होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है या शाइनिंग सरफेस होता है, याद रखेंगे। इसको अपन मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है? तो सम ऑफ द मेटल, सम मेटल को देखो, बहुत सारे सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। देखो जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग बोला था कि पीट पीट के चादरा बना दिया जाएगा ना, तो उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो वैसे याद रखेंगे। तो सम मेटल कैन बी, चादरा का मतलब जैसे हमारे यहाँ बोला था पतला लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं। सम मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। शीट्स के अंदर बेसिकली अगर कन्वर्ट कर सकते हैं ना किसी मेटल को, तो उस प्रॉपर्टी को बेसिकली बोलते हैं मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, याद रखना, दिस आर द टू मोस्ट मेलेबल मेटल्स। ठीक है, अगर किसी को इसका एटॉमिक नंबर याद रखना हो तो गोल्ड का होता है 79 एंड सिल्वर का होता है 47। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी का याद रखेंगे, द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखो पतले पतले वायर्स के अगर बेसिकली मैं मेटल्स को अगर कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, तो उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ डक्टिलिटी। क्या बोलता हूँ? डक्टिलिटी। देखो गोल्ड जो होता है ना, अगेन इज़ अ मोस्ट डक्टाइल मेटल, इट इज़ अ मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, इनफैक्ट आपको मैं ये इनफैक्ट बता दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को ना हम लोग इतना स्ट्रेच कर सकते हैं, लाइक अप टू 2 किलोमीटर्स। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है। अब ये मत सोचने लगना भाई कि भैया तो इसी से क्यों नहीं तार बनाते, भाई बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है ना, हाँ। अब नेक्स्ट आता है सोनोरस। ठीक है, आप अभी एक ग्राम गोल्ड का अगर रेट लगाने जाए तो वो अच्छा खासा रेट पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सोनोरस। ठीक है, सोनोरस क्या होता है? देखो द मेटल दैट प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस। जैसे ही देखो मेटल जैसे ही हार्ड सरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक करेंगे, जैसे इसमें हार्ड सरफेस देखो, तुम मेटल है तो मेटल को जैसे किसी नीचे सरफेस पे गिराओगे, ठीक है, किसी सरफेस पे गिराओगे तो क्या होगा ना, वो देखना एक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी साउंड को बेसिकली हम लोग सोनोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है लस्टर। देखिए लस्टरस क्या होता है कि मेटल हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। देखो मेटल के अंदर वही सेम मैंने आपको बताया, मेटल लस्टर सेम चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे कि ऑल मेटल हैव एक्सेप्ट मरकरी, सॉरी आयोडीन। आयोडीन कैसे था? आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर लस्टरस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात रखेंगे क्या, कि ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, जितने मेटल हैं मरकरी को छोड़ करके क्या करते हैं, एज रूम टेम्परेचर में सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मरकरी बेसिकली रूम टेम्परेचर में लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट, ऑल मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब काफ़ी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, एक्सेप्ट गैलियम और सीजियम। क्यों? अच्छा भैया इनका कम क्यों होता है? देखो इनका याद रखना, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, गैलियम का 303 केल्विन और सीजियम का 302 केल्विन। याद रखेंगे, मैं केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस नहीं बोल रहा हूँ, केल्विन था। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। एंड ये अच्छा, इसमें एक बात इनफैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, एक फैक्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में
कि भैया अगर आप इसको अपने पाम पे रखिएगा ना तो पाम पे ये मेल्ट होने लग जाएगा। क्यों होता है? कारण ये है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और बेसिकली अगर मैं बॉडी टेम्परेचर को कैल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 310.15 कैल्विन के आसपास आएगा। तो आप खुद समझिए 303 कैल्विन, 302 कैल्विन क्या हमारे हाथ में बॉयल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यही इसी कारण से क्या करता है, ये बेसिकली मेल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा मेटल्स की ये प्रॉपर्टी हो गई खत्म। अब आइए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में अगेन। ठीक है, देखो भाइयों अब अपन नॉन मेटल्स पे आ गए हैं। तो देखो नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ये जो होता है ना बेसिकली ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना जनरली सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में होते हैं। ठीक है, लिक्विड में नहीं होता है एक्सेप्ट ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन होता है, याद रखेंगे, Br, एटॉमिक नंबर 35। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप क्या होता है? ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूसर्स, अच्छा यार एक देखो मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूसर एसिडिक ऑक्साइड वाली बात है ना, ये बेसिकली मैं डिस्कस कर दूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या आता है? इफ़ वन और मोर फॉर्म ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, ठीक है, किसी भी केमिकल एलिमेंट की बात करेंगे जो ऑकर कर रहा है, दैट ऑकर्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, सिमिलर फिजिकल स्टेट में जो एलिमेंट्स आते हैं ना उनको एलोट्रॉप बोलते हैं। कार्बन एक काफ़ी अच्छा एलोट्रॉप है, याद रखेंगे। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म को अपन एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इस बात आगे करेंगे इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? देखो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेसिस। देखो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिकली एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं ना टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, उनको बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखेंगे। एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आता है मेरे पास, अच्छा इसमें एक हैशटैग पॉइंट याद रखना कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं बेसिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइज। ठीक है, अल्कलाई का सब जान ही रहेंगे, प्रीवियस चैप्टर बता रखा है। नेक्स्ट आता है एक्वारेजिया। ठीक है, टेंशन मत लो, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, इसको बेसिकली लैटिन वर्ड से डिराइव करते हैं जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। क्या होता है? रॉयल वाटर। इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको बेसिकली क्या करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं। ना जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है ना तो उस केस में ये याद रखेंगे कलर लेस होता है, इसमें कलर नहीं होता। ठीक है, कलर लेस होता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसको याद रखना, इसमें अपन क्या करते हैं कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 के रेशियो में इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे HNO3 + 3 मोल ऑफ HCl नीचे लिखा दिया है। ठीक है, एक्वारेजिया याद रखेंगे हाईली कोरोसिव होता है, फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट, ये उन कुछ रिएजेंट्स में से एक है जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी अपने अंदर डिजॉल्व करने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारेजिया इज कलरलेस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वारेजिया इज कलरलेस बट इट टर्न्स येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये क्या करता है? ये बेसिकली येलो, ऑरेंज, रेड में क्या करता है? कन्वर्ट होता है विद इन सेकेंड्स आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अच्छा देन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना डेट इज़ -42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अपन एक्वारेजिया खत्म कर चुके हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो गाइस देखो अब अपन बेसिकली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। ठीक है, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की जब बात करेंगे तो मेटल्स को 4 तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, पहला समझेंगे कि मेटल को बेसिकली बर्न कर रहे हैं एयर में। ठीक है, दूसरा समझेंगे कि इसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ में। तीसरा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में। और द लास्ट मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज़ मेटल आर बर्न इन एयर। देखो एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्योंकि एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो मेटल प्लस ऑक्सीजन डालेंगे ना तो हमें मेटल ऑक्साइड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल में कॉपर ले सकते हो। ठीक है, एग्जांपल में कॉपर ले सकते हो, एटॉमिक नंबर 29 होता है, याद रखेंगे। प्लस में यहाँ पे अपन ने बेसिकली ऑक्सीजन, क्योंकि O2 हमारे एयर में मौजूद होता है तो O2 ऐड कर देंगे, तो 2 मोल ऑफ कॉपर प्लस O2, क्योंकि इसको मैंने इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस कर लिया है, जिससे बेसिकली 2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड बनता है। और जिनको याद होगा मैंने इसका बताया था कि ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अच्छा याद रखना, बहुत अच्छे से कन्फ्यूज है कि भैया ये रोमन नंबर में 2 क्यों लिखा हुआ है। याद रखना ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को नोटिफाई कर रहा है, इसको
स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, क्लास 11th के अंदर ये पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में। देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। अब जब मेटल ऑक्साइड प्लस, देखो मेटल ऑक्साइड बन करके आ गया, अब मेटल ऑक्साइड को क्या करो, मेटल ऑक्साइड को अगेन वाटर के साथ में रिएक्ट करा दो, जिससे मेरा मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एग्जाम्पल में देखिए 2 मोल ऑफ पोटेशियम प्लस 2 मोल ऑफ वाटर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इससे बेसिकली 2 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि एक्वस में स्टेट में है H2, और हीट एनर्जी मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे बना, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर है बेसिकली सोडियम का, देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास मेटल रिएक्ट विथ एसिड। देखो जब मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ में ना तो क्या होगा कि मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, ठीक है, मेटल है जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा जब, ठीक है, तो उससे मेरे पास साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लेंगे कॉपर जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, और इससे बेसिकली 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे एक्वस में, ठीक है, जिससे बेसिकली कॉपर क्लोराइड बनेगा CuCl2, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कॉपर में अपन बेसिकली मेटल रिएक्ट विद एसिड में थे, ठीक है। देखो मेटल रिएक्ट कर रहा था विद एसिड ना, तो यहाँ पे बेसिकली मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड हमें मिला है, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन देखने को मिला, ठीक है। एग्जाम्पल में कॉपर प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, जिससे बेसिकली कॉपर क्लोराइड देखने को मिला और हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिला। H2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आया मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, ठीक है। देखो जब मेटल रिएक्ट कर रहा है विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि देखो मेटल ए जो है वो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। मेटल ए जो है वो साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे कि मेरा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी मेरा अलग हो जाएगा। मतलब जो अब तक साल्ट था वो मेरा मेटल बन जाएगा, और जो मेरा अब तक मेटल था रिएक्टेंट साइड में वो मेरा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में फेरस प्लस कॉपर सल्फेट देखेंगे, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट देखेंगे, जिससे बेसिकली मेरा फेरस सल्फेट बन करके आएगा और कॉपर मेरा यहाँ पे बन करके आ गया एज अ मेटल बी, ठीक है। तो दिस आर द बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। आइए तो देखो अब तक हम लोग बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बात कर चुके थे, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और कुछ रिएक्शन विथ एयर ही है। यहाँ पे नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या करता है, ये जो नॉन मेटल होता है ना वो एसिडिक ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है, ठीक है। कार्बन है प्लस ऑक्सीजन डाले तो CO2 बन करके आ गया, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगला आता है मेरे पास रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर में क्या होता है बेसिकली कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। याद है ना, नॉन मेटल जो होते हैं ना बेसिकली वो वाटर में रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन, एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसका थर्ड आता है बेसिकली रिएक्शन डाइल्यूट एसिड। तो इस डाइल्यूट एसिड में इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन के साथ में याद रखेंगे अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो होता है वो बेसिकली लेस रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये बात अपन ने बेसिकली एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर अपन ये बात कर चुके थे, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। दैट इज़ हमारा एसिड बेसिड और साल्ट के अंदर मैंने इसको डिस्कस कर दिया था। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन, नहीं सॉरी गाइस, मैंने ख्याल से मैंने इसको फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको डिस्कस कर दिया था एक्टिविटी सीरीज़ को, लेकिन मैं फिर से इसमें बता दूंगा। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्टिविटी सीरीज़ को भी बता दूंगा, ठीक है। अगला आता है मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट याद रखेंगे रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो याद रखें क्लोरीन में क्या होता है कि नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ में टू फॉर्म क्लोराइड। देखो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ताकि क्लोराइड बन सके। क्या बन सके? क्लोराइड, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ताकि क्लोराइड बन सके। एग्जाम्पल में H2 + Cl2 डालेंगे तो 2HCl बन करके आ गया। तो एग्जाम्पल किस हो गया? ये रिएक्शन ऑफ क्लोरीन हो गया, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल अपन बेसिकली अब लास्ट पे आते हैं, दैट इज़ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे ना, सिंपल है भाई, कुछ नहीं होता है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। देखो सिंपल है भाई, हाइड्राइड बना लेगा, सिंपल H2 + H डालेंगे H2S आ गया, सिंपल है, बहुत इजी था, ठीक है। हाइड्राइड, ये हाइड्राइड होता है, ठीक है। अगला मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट आता है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे ना, तो रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट जो होता है ना इज़ अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। देखो हर एक एलिमेंट जो चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट को फिल करना चाहता है, ठीक है।
तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज अ टेंडेंसी, ठीक है, वो क्या है, टेंडेंसी है टू कंप्लीट इस फील्ड वैलेंस शेल, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, याद रखेंगे थर्ड वाला पॉइंट पर ध्यान देंगे। देखो एटम जो होगा ना, एटम ऑफ मेटल, ठीक है, एटम ऑफ मेटल, जो मेटल एटम है ना, वो क्या करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ना, तो वो बेसिकली क्या करेगा वैलेंस शेल में, तो वो कटायन फॉर्म करेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। तो जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कटायनिक हो गया, ठीक है। कटायन मतलब पॉजिटिव होता है। और जैसे ही नॉन मेटल होती है, तो नॉन मेटल में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उससे क्या होगा बेसिकली कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो वो अनायन फॉर्म करेगा, ठीक है। अनायन मतलब नेगेटिव होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल हो गया कंप्लीट। अपन अब नेक्स्ट समझते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को फिर से। देखो अब एक्टिविटी सीरीज से बात करते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ पे याद रखेंगे, एक्टिविटी सीरीज़ पे यहाँ आ गए थे, ठीक है। देखो एक्टिविटी सीरीज़ पे ध्यान रखना है ना कि जितना जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस है ना, लीड, पीबी का मतलब लीड होता है, ठीक है, पीबी का मतलब लीड होता है। यहाँ पे याद रखेंगे एटॉमिक नंबर 82 होता है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना ये H का मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। कॉपर, Hg मतलब मरकरी, एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। जितना ज़्यादा डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, जितना ज़्यादा इसमें नीचे जाएंगे ना, उतना मेरा एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है, उतना कम रिएक्ट करेगा, मतलब रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी घटते जाती है, ऐसे नीचे जाता है, ठीक है। अब देखो इसका ट्रिक ये होता है, हालांकि मैंने बहुत जगह से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आप यूट्यूब पे भी और जगह देख और चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो ट्रिक था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कल्लू नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कू हग अग ऊ पीटी, ठीक है। कल्लू नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कू हग ऊ पीटी, ठीक है। सिंपल ट्रिक है यार, उतना कोई टफ नहीं है, ठीक है, याद कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लेकिन मैंने अपने टाइम पे इसी ट्रिक को यूज़ किया था और ये काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मेटल नॉन मेटल बात करेंगे ना, देखो इसमें सबसे पहले अपन समझेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। देखो बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है, देखो किसी भी एटम में बीच में तो पहले रहता है न्यूक्लियस, क्या रहता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में रहता है मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके बाद याद रखेंगे जो पहला शेल होता है ना, उसको के शेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के शेल। सेकेंड शेल को एल शेल बोलते हैं, उसके ऊपर वाला एम, उसके ऊपर वाला एन, ठीक है। तो के एल एम एन यहाँ पे सेल होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं, उसको बेसिकली अपन इस फॉर्मूला से याद रखेंगे, 2n²। देखो जैसे कि मान लीजिए तो के मेरे पास 1 है, 1 यहाँ पे रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे याद रखना के पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एल है, एल का बेसिकली 2 पे है, n = 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 दूने 8 हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन। एम है तो एम क्या हो गया, 3 नंबर सेल पर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, तो एम के अंदर 18, वैसे ही एन के अंदर 32। तो याद रखेंगे, इस रूल को याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे पास नेक्स्ट कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब मेटल एंड नॉन मेटल, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले याद रखना नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस में हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है। के शेल में इसका खाली 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। फिर नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। देखो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो गया। मेटल का देखो तो मेटल में सोडियम हो गया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। के अंदर 2, वैसे ही एल में 8 और एम में 1, ठीक है। मैग्नीशियम में एम में आ गया 2, एल्यूमिनियम 3 आ गया, तो इसी प्रकार से रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब अपन बेसिकली बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता कैसे है, हम लोग क्या करते हैं ना कि बेसिकली Na सोडियम है, देखिए सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2,8,1 कैसे भैया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं के शेल के अंदर, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड मुझे एडजस्ट करने दो, हाँ
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं L के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास कहाँ पे M शेल के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Na प्लस बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ठीक है। अब जिससे इसने बेसिकली अपना ऑक्टेट रूल फिल कर लिया तो 2,8 आ गया, इसका नाम बन गया सोडियम कटायन, ठीक है। सोडियम कटायन। अब वैसे ही आता है क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया K शेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया बेसिकली L शेल के अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन आ गया मेरे पास M शेल के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम वाला 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपन बेसिकली करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, जिससे कि मेरे पास ये क्लोराइड बन जाएगा 2,8,8 क्लोराइड अनायन, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, लुईस स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे। लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट एंड क्रॉस से होता है ना। सोडियम में आ गया तो कटायन से इसको प्लस में डॉट में हो गया, यहाँ पे अनायन को बेसिकली क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो Na में डॉट है तो याद रखना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, आगे क्लोरीन में जुड़ जाएगा, जिसके बाद याद रखेंगे Na प्लस आ जाएगा क्योंकि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें आके जुड़ गया। तो ये जो डॉट है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा, यहाँ पे हिट किया तो यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। याद रखेंगे तो ये हो गया मेरा फ्लूइड डॉट और यहाँ पे NaCl, ठीक है। ये बन करके तैयार हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेम गोल विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड है, देख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे बेसिकली एक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो एक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट नीचे होते हैं लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि मरकरी सल्फेट हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो इनका रिएक्शन क्या होता है देखो सिंपल। तो 2HgS प्लस SO2 को हीट करेंगे तो 2 मर्करी ऑक्साइड प्लस सल्फाइड निकल करके आया, वैसे ही कॉपर के साथ हुआ तो ये हो गया। अगला आता है मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्किनेशन, ठीक है। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, जिंक सल्फेट को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, जिससे जिंक ऑक्साइड बन करके आ रहा है यहाँ पे 2 सल्फेट हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में कैल्किनेशन होता है, यहाँ पर क्या करते हैं कैल्कुलेशन में क्या करते हैं बेसिकली इन द बोल सकते हो कि लिमिटेड एयर या एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर बेसिकली, मतलब बहुत कम मात्रा ऑफ एयर में अगर बेसिकली मैं कार्बोनेट ओर को, इसको कार्बोनेट ओर को बेसिकली ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको बोलते हैं कैल्किनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट था, इसको बेसिकली जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट से चेंज किया तो दिस प्रोसेस सेड टू बी कैल्किनेशन। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कैल्किनेशन। अगला आता है देखो जो एक्टिविटीज इसमें बहुत टॉप में थे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ये सब हो गया। तो याद रखना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जैसे कि कैथोड पर क्या करेंगे तो कैथोड पर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है तो Na हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा Cl है माइनस, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं बेसिकली मिनरल और गैंगा रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन, ठीक है। मिनरल क्या होता है तो मिनरल आर द एलिमेंट और कंपाउंड which occur naturally, ठीक है, just a second, mineral or compound which occur naturally in earth crust, mineral or compound which occur naturally in earth crust इज़ नोन एज ए मिनरल, ठीक है, जो मतलब अपने आप बेसिकली अर्थ क्रस्ट में बन जाए उसको मिनरल बोलते हैं। और एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेंट एट वेरी हाई परसेंटेज, देखो बहुत जगह में क्या होता है ना, बहुत हाई परसेंट में बेसिकली क्या होता है मिनरल्स अवेलेबल होते हैं तो उनको वहाँ से निकालना बहुत प्रॉफिटेबल होता है, तो इसी को ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि AU का मतलब होता है गोल्ड, AG का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। अगला आता है मेरे पास आएगा नेक्स्ट गेंगा। गेंगा क्या होता है देखो, ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ, देखो अर्थ से जो बेसिकली ओर्स हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है ना, वो बेसिकली कंटामिनेटेड होता है विद इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे इम्प्योरिटीज जैसे कि धूल मिट्टी अलग अलग प्रकार की उसके अंदर कहते हैं इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। इसको बेसिकली गेंगा बोलते हैं। अगला आता है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग मैंने ऑलरेडी समझाया था, बेसिकली ये मिडिल इन द एक्टिविटी सीरीज में होता है, ठीक है। रोस्टिंग में करते क्या है बेसिकली ओर्स को माइंड कर, ठीक है, सल्फाइड ओर को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैलकुलेशन में कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। फॉर्मूला और इसका बेसिकली रिएक्शन ऊपर दिख दिया है, तो ये हो गया यहाँ पे मेरा कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हेलो अगेन प्यारे भाइयों को,
भाई भाई देखो, हम लोग बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पार्ट 1 को अब तक बेसिकली कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम लोग बेसिकली पार्ट 2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर बेसिकली हम लोग इस चैप्टर को और डिटेल में कम टाइम में बेसिकली कवर समझने की बेटर से बेटर ढंग में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो 24 मिनट का हो गया था, इसीलिए मैंने उसको पार्ट 1 में अपलोड कर दिया। अपन पार्ट 2 पे अब चलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग एंड कैलकुलेशन तक अपन बात कर चुके थे। अपन बात करेंगे थर्मिट रिएक्शन और कोरोजन्स के बारे में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली हम लोग समझेंगे एक्टिविटी, सॉरी, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल जो है ना, उसको समझेंगे, एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाइयों, ठीक है। देखो अब अपन बेसिकली बात करते हैं थर्मिट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलो आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ, एक सेकंड ना, मैं लाइट एडजस्ट कर देता हूँ, यस नाउ। देखो थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम के साथ में। देखो इसका रिएक्शन होता क्या है, देखो तो रिएक्शन में लिख दिया है Fe2O3, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे बना 2 मोल ऑफ Fe3, क्योंकि Al2O3 क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये बात मैंने पहले ही पढ़ा रखा है एक्टिविटी सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो उससे कारण क्या हुआ कि बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसी प्रोसेस का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए। आपको पता होगा कि जो रेलवे के ट्रैक होते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम आपका बनाया जाता है, वहीं पटरी पे ही बनाया जाता है, उसको वहाँ तो कोई होता नहीं है, तो वो पार्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, पार्ट्स के अंदर आते हैं, उनको जोड़ा जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े मशीन्स को भी बेसिकली अपन जो क्रैक होते हैं ना, तो उनके अंदर ही बेसिकली इसी का यूज़ करते हैं, क्रैकिंग मशीन पार्ट्स के लिए जैसे थर्मिट रिएक्शन का यूज़ करते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। द रिडक्शन इज़ द कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन, यहाँ पे आपका प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रोसेस आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखो ये जो है ना, याद रखना, ये इम्प्योर मेटल को रिफ़ाइन करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। इसको काफ़ी यूज़ भी किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ये फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर इम्प्योर मेटल, ये देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इम्प्योर मेटल जो होता है ना, उसको एनोड पे बेसिकली रखा जाता है, एंड थिन स्ट्रिप प्योर मेटल इस कैथोड, जो प्योर मेटल होता है वो कहता है कैथोड पे आ जाता है, ठीक है। मतलब जो इम्प्योर मेटल है एनोड में आएगा, और प्योर मेटल मेरा कैथोड में आएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, ठीक है, हाँ, अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट इज़ यूज्ड इन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक, एंड दिस, इसी प्रोसेस को बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बेसिकली अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक में रिफाइनिंग ऐसा कराते हैं, ठीक है। अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट एनोड मड। एनोड मड क्या होता है, देखिए, द सॉल्यूट ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखो एनोड अभी तुमने समझ में आ गया होगा कि एनोड मतलब कहीं ना कहीं ये बेसिकली मेरे पास इंडिकेट कर रहा है किसको, इम्प्योर मेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो इम्प्योर मेटल जो कि बेसिकली हम लोगों ने एनोड पर रखा था, इम्प्योर मेटल जो कि हम लोग बेसिकली एनोड पर रखा था, उसको बेसिकली अपन क्या करेंगे, प्योरीफाई कर, द सॉल्यूट ऑफ इम्प्योरिटी गो इनटू सॉल्यूशन वेयर एज द सॉल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन, ठीक है। जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होते हैं ना, वो क्या होता है, बेसिकली वो नीचे बैठ जाते हैं। देखो क्या होगा, भारी चीज़ नीचे बैठ गया एनोड के अंदर, ठीक है। अब उसी जो बेसिकली जो बन गया ना, उसी को अपन बेसिकली एनोड मड बोलते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है मेरे पास कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या होता है, इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना, इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है। इट इज़ द डिस्टोरेशन का मतलब होता है, कहीं ना बोलो, जैसे कि कोई ख़राब चीज़ को ठीक करने का प्रोसेस है रिस्टोरेशन, उसको ख़राब होने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्टोरेशन, ठीक है। तो इट इज़ अ डिस्टोरेशन ऑफ अ मेटल। देखो एक मेटल का डिस्टोरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट्स सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन है बेसिकली, जहाँ पे उसके केमिकल रिएक्शन है बेसिकली किसी में, तो सराउंडिंग और मेटल के बीच का बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि मेटल को कहीं ना कहीं डिस्टोर करता है, कहीं ना कहीं उसके स्टेट को, इनिशियल स्टेट को कहीं ना कहीं वो एक अनफेवरेबल या अनडिज़ायरेबल स्टेट में उसको लेकर के जाता है। तब इसी प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि सिल्वर रिएक्ट कर रहा है विद सल्फर, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ में इन एयर, ठीक है, इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड एंड आर्टिकल बिकम्स ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो ब्लैक कलर का बन जाएगा कंपाउंड, यहाँ पे याद रखेंगे। ये बेसिकली आपके एक्टिविटीज़ के अंदर दिया हुआ है, ये एग्जांपल वहीं से मैंने उठाया। अगला आता है मेरा नेक्स्ट कि आयरन एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस, ठीक है। आयरन जो होता है ना बेसिकली,
वो बेसिकली एक ब्राउन फ्लास्क की सब्सटेंस। अरे देखो, होता क्या है ना कि बेसिकली ये जो आयरन है ना, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और बेसिकली ये जो पार्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये पार्टिकुलर प्रोसेस तुम्हें पढ़ना है क्लास 12th में भी, क्लास 12th में पढ़ना है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास 12th में, उस केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे पढ़ना है। एंड इस पार्टिकुलर Fe2O3 एंड एक्स अमाउंट ऑफ H2 ना, ये बेसिकली वहाँ से मैंने उठा कर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आयरन एक्वायर अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लास्की सब्सटेंस विच कॉल्ड रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला ही होता है Fe2O3, Fe2O3, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको समझा दे रहा हूँ जिनको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। दिस इज O3, एक सेकेंड, ठीक है, O3, ठीक है, Fe2O3 हो गया, एक्स अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास गैल्वेनाइजेशन, नहीं सॉरी प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। देखो कोरोजन से अब बचा कैसे जाए। अब भैया डिस्टोर तो हो गया मेटल, अब उससे बचने का क्या तरीका है बताइए ज़रा ये भी। तो देखिए भैया, कोरोजन से बचने का ना कुछ ही तरीका होता है, जैसे कि पेंटिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए। एक वेल नोट मेथड होता है जो कि काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, दैट इज़ गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और एक और प्रोसेस उसको बोलते हैं अलॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पेंटिंग, ऑयलिंग तो यार नाम ही से पता चल रहा है कि भैया पेंट का चढ़ा दिए, ऑयलिंग कर दिया, ग्रेसिंग कर दिया, तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन गैल्वेनाइजेशन इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पर जिंक का एक बहुत पतला लेयर जिंक का मेटल सरफेस के ऊपर बेसिकली चढ़ा देते हैं, जिसके कारण मतलब जो मेटल होता है ना, वो डिस्टोर नहीं होता है, उससे बच जाता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो नए नए मेटल्स होते हैं ना, उनको बेसिकली क्या किया जाता है कि कुछ समय बाद, इनिशियली नहीं, कुछ समय बाद उसको बेसिकली एक उसमें एक पेंट चढ़ा दिया था, जिससे बेसिकली वो जंग ना खाए, ठीक है। अब उस जंग ना खाने को ही बेसिकली बचाने का एक प्रोसेस होता है। इसमें पेंट जो चढ़ रहा है ना, ग्रीस का एक लेयर चढ़ रहा है, या सॉरी ग्रीस बोल रहा हूँ, जिंक का जो एक लेयर चढ़ रहा है, उसी प्रोसेस बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल विद जिंक, द ऑक्साइड थस फॉर्म्ड इज इम्परवियस टू एयर एंड मॉइस्चर, उसको बेसिकली बचा लेता है। थस प्रोटेक्ट फर्दर लेयर ऑफ द गेटिंग, फर्दर जो लेयर है उसको बेसिकली क्या कोरोजन होने से उसको क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अगला नेक्स्ट प्रोसेस का नाम आता है अलॉय। देखो अलॉय क्या होता है, अलॉय बेसिकली याद है ना, दिस आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल। ये क्या है बेसिकली, होमोजीनियस का मतलब पहले समझ लो, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया सेम स्टेट पर है, सेम स्टेट पर है, मतलब मेटल सॉलिड में है, नॉन मेटल भी सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में है, वो लिक्विड में होगा, ये गैस में, वो गैस में होगा, तो ये होता है बेसिकली, ठीक है। हालांकि आप लोग को मैंने बता रखा है कि भैया कि भैया जो देखिए नॉन मेटल होता है ना, या तो वो सॉलिड में होगा या तो वो गैस में होगा। और मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ मरकरी। मरकरी एकमात्र क्या है बेसिकली, मेरे पास एक ऐसा सॉलिड है जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, तो वो भी एक एक्सेप्शन, को याद रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं अलॉय। क्या बोलते हैं, अलॉय। एग्जांपल में स्टेनलेस स्टील होता है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली, दिस आर द एग्जांपल ऑफ बेसिकली अलॉय, ठीक है। एक प्रोसेस आता है, इसको बोलते हैं अमलगम। देखिए अमलगम क्या होता है, अभी जैसे मैं आपको बताया ना, मरकरी क्या है, एक्सेप्शन है बेसिकली सॉलिड मेटल का, कि वो क्या होता है बेसिकली एकमात्र मेटल है, लेकिन क्या होता है बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर, ये अपन सब जानते हैं। मरकरी एटॉमिक नंबर 80 होता है, ठीक है, Hg फार्मूला आता है, ऐसा याद रखेंगे। तो अमलगम में क्या होता है, जो मेटल के जगह में ना, मेटल के जगह में बेसिकली मैं मरकरी का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर में अलॉय को बोलूँगा अमलगम। क्या बोलूँगा, अमलगम, अलॉय आर नोन एज अमलगम, ठीक है। एक बात और हैशटैग में याद रखेंगे क्या, कि ये बात देखो, ये बात बेसिकली NCERT में कॉर्नर में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान दे रखेंगे इसको, ठीक है। हाँ, प्योर गोल्ड जो होता है ना, वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट गोल्ड होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण, ठीक है, इससे बेसिकली हम लोग ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो अपन क्या करते हैं ना बेसिकली, इट इज़ अलॉयड, इसको भी देखना, इसको अलॉय कर देते हैं या तो सिल्वर या तो कॉपर के साथ में, टू मेक इट हार्ड। हमारे इंडिया में बेसिकली 22 कैरेट ऑफ गोल्ड क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भैया इसका 22 कैरेट क्या है बेसिकली गोल्ड है, और 2 पार्ट ऑफ इट्स में से क्या है बेसिकली, या तो आइदर सिल्वर या तो कॉपर है, ठीक है। तो दिस पार्टिकुलर प्रोसेस, ये जो पार्टिकुलर चीज़ है ना, ये बेसिकली आपके NCERT कॉर्नर में लिखा हुआ था, तो ये मैंने आपको कंटेस्ट कर दिया है। तो
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई, देखो अब मैं आपको बेसिकली अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा कि जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं वो, और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के मैं आपको बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, और एक मैं आपको बेसिकली बता दूंगा एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस दिया हुआ है ना आप लोग में, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, रोस्टिंग कैलकुलेशन जो दिया हुआ है वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। देखो अब बेसिकली अब बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट बैलेंस्ड इक्वेशंस जो कि यूजुअली आस्क्ड हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मेरे पास यहाँ पे क्या, जिंक कार्बोनेट को बेसिकली तोड़ा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, 2 जिंक सल्फेट प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्साइड को बेसिकली तोड़ा गया है 2 मोल ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड के अंदर। याद रखना इस प्रोसेस में यहाँ पे तुम एक डायग्राम देख पा रहे हो जो कि हीट को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हुआ है हीट। ठीक है, ये हीट को इसमें हीट दे रहे हैं ना, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, देखो एज फॉलो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अगला मेरे पास नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन लॉस टेट्रास्टेट। यहाँ पे सबसे पहले आता है सोडियम, समझना बहुत ध्यान से। ठीक है ना, देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, मतलब इसके आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर वाले ऑर्बिट में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियस मैंने यहाँ पे सोडियम को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना, अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार से करना, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास जो के शेल था ना, के शेल में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 डॉट के थ्रू यहाँ पे इसको दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर वाले में मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन 2-2 के पेयर में मैंने इसको करके रखा हुआ है, याद रखेंगे। और उसके ऊपर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन को रखा है, क्यों, क्योंकि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन 1 ही इलेक्ट्रॉन। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 11। कितना होता है बाबू, 11 होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक अल्कली मेटल का एक पार्ट है। ठीक है, अब अल्कली मेटल क्या होता है, इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ भाई मैं, मतलब आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पीरियड टेबल मैं आपको रटा दूंगा। ठीक है, अगला आता है मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो वो देख सकते हो, मैं बहुत जल्दी उस पर काम कर रहा हूँ, बट सबसे पहले मैं आप लोगों को कार्बोनेट्स कंपाउंड का वीडियो डालूंगा एंड उसके बाद फिर मैं उसका लेक्चर डालूंगा। ठीक है ना, चलिए आइए क्लोरीन की बात करते हैं। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो एस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही फिल करेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा भर नहीं सकता ना मैं। अब मैं तुम्हें पता होगा कि के शेल के अंदर मैं हार्डली 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, 2n² मैंने आपको रूल बताया था। ठीक है ना, अब देखो इसका शेप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल में खाली 7, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 6 1 7 हो गया। ठीक है, और बाकी नीचे मैंने दिया ही हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बेसिकली यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बेसिकली हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बेसिकली बात करते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं बाबू हम लोग एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। देखो ओर को बेसिकली, ओर क्या होता है, और मैंने आपको समझा रखा है कि भैया जिस जगह से बेसिकली मिनरल को निकाल रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली बहुत मतलब इंटेंस अमाउंट में जहाँ पे बेसिकली मिनरल्स उपलब्ध है, वहाँ से बेसिकली निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको निकालना प्रॉफिटेबल होता है। तो बेसिकली अपन बेसिकली बोल सकते हैं जिस मिनरल्स को ही इन्हीं मिनरल जो कि बहुत एक इंटेंस मात्रा में जहाँ पे मौजूद होना, उसी को बेसिकली ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स। अब समझते हैं बेसिकली एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। देखो ओर है ना, ओर को बेसिकली क्या करेंगे, ओर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर दिया हुआ है, इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मैं बात किया था कि भैया एक मेटल जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव है, एक मेटल जो कि मीडियम रिएक्टिव है, एक मेटल जो कि एकदम लो रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसी में से इसको 3 रिएक्टिव बांटते हैं, मेटल एट हाई रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। ठीक है, अब देखो जो हाई रिएक्टिव है ना, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर कर दो, सिंपल है, एज सिंपल। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, खाली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। ठीक है, उसका आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अपना मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव हो गया। अब बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले में। देखिए मीडियम रिएक्टिव में 2 प्रोसेस है, पहला है मेरे पास कार्बोनेट और दूसरा है मेरे पास सल्फाइड और। ठीक है, कार्बोनेट ओर के अंदर बेसिकली कैल्काइनेशन करते हैं, एंड दूसरा जो सल्फाइड ओर है वहाँ पर जाता है रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी बीन टॉटेड बाई मी इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखो कैल्कुलेशन रोस्टिंग कर दिया, इससे बेसिकली मुझे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल रहे थे। एक पर बेसिकली मिल रहा था बोल सकते हो कि लिमिटेड एयर में, एक में मतलब अच्छा खासा एयर में मिल रहा था। ठीक है, तो ये था।
अब बेसिकली देखिए मेरे जैसे ही मेरे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको रिडक्शन टू मेटल करूँगा एंड उसको प्योरीफिकेशन करूँगा ऑफ मेटल्स का। तो ये हो गया बेसिकली मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये सिमिलर है, ठीक है। कैसे सिमिलर है? सेम प्रोसेस होता है, सल्फाइड ओर को कर लेकर के आना है, उसको रोस्टिंग करना है, मेटल आ जाएगा, रिफाइनिंग हो गया। तो इससे बेसिकली ये मेरा टोटल प्रोसेस जो था, ये था मेरे पास किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। मेटल को ओर्स से अपन कैसे निकालेंगे, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस बाय वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भाइयों आपका ये जो चैप्टर था, ये पारा सा चैप्टर था मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है, चैप्टर 3 नंबर 3, यहाँ पर बेसिकली ये चैप्टर होता है ख़त्म। और डू लेट मी नो कि अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे। और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि और आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उस पर सोचूं और उस पर काम कर सकूं। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका बेसिकली कार्बोनेट्स कंपाउंड का आएगा एंड उसके बाद हम लोग बेसिकली अपना फिजिक्स का जो पार्ट है क्लास 10th का, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू मेरे भाइयों, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।